नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के बेहतरीन मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, जहां पर अच्छी तेजी का माहौल बना है। सोयाबीन का वायदा करीब 1.25% की मजबूती के साथ बंद हुआ है। सोया तेल और सीपीओ में भी अच्छी तेजी दिख रही है। क्या ये तेजी और बढ़ सकती है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुधाकर देसाई हैं, इमामी ग्रुप के। सुधाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला और सीधा सवाल आपसे यही कि खाने के तेल की कीमतों में जो तेजी आई है, क्या ये तेजी और बढ़ सकती है? क्या खाने के तेल के दाम और बढ़ सकते हैं? हाँ, मृत्युंजय जी, थैंक यू। पहले हम देखें कि ये वॉलेटिलिटी और बहुत तेजी क्यों आया है। आई थिंक बेसिकली देयर आर डोमेस्टिक फैक्टर्स एंड इंटरनेशनल फैक्टर्स। डोमेस्टिक में क्या हुआ है, सोया कॉटन क्रशिंग बहुत कम हो गया है और मस्टर्ड का प्रोसेसिंग इन इंडिया का बराबर 0 हो गया। एंड रिसेंट रेन के वजह से मेरे ख्याल से जो फरवरी मिड तक जो मस्टर्ड अराइवल्स आने वाले थे, मेरे ख्याल से लास्ट वीक फरवरी अर्ली मार्च में शिफ्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सप्लाई चेन, दिसंबर में फॉर एग्जांपल 7,80,000 पाम आया है, वो फरवरी में खाली 5 लाख टन ही आएगा हाई प्राइसेस की वजह से। एंड सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट्स भी बहुत ही कम आया है, जनवरी में खाली 1 लाख टन ही आया है, नॉर्मली 3 लाख टन आना चाहिए था। तो ये एक इंडिया का सप्लाई चेन फैक्टर के कारण भी एक तेजी आया है इधर, स्पेशली ड्यूटी बढ़ने के बाद सीपीओ में। इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे कि क्या कारण है, क्या आउटलुक है, जैसे मैं पहले भी बताया था कि मार्च तक खाली अप्रैल में ही पाम का अराइवल्स और सप्लाईज बढ़ेंगे मलेशिया इंडोनेशिया में। हाँ। तब तक मार्केट टाइट ही है पाम के वजह से। और एक क्या है, ब्राजील में सोया क्रॉप जो है ना, वो भी डिले हो गया है। नॉर्मली बाय नाउ 16% हार्वेस्ट हुआ करता था, अभी 4% ही हुआ है। अच्छा। तो इंटरनेशनली ये फैक्टर्स है। अगर डोमेस्टिकली देखा जाए तो डोमेस्टिक क्रॉप ऑलमोस्ट मतलब मस्टर्ड अराइवल्स का डिले हुआ है और डोमेस्टिक क्रॉप स्लो चल रहा है। हाँ। इंपोर्ट का सप्लाई चेन भी फरवरी में थोड़ा ज्यादा नहीं बना है। अच्छा। तो मेरे ख्याल से मार्च एंड तक, मार्च तक थोड़ा मार्केट ऐसे ही थोड़ा टाइट ही चलेंगे, टाइट ही रहेंगे। अच्छा। और अप्रैल से ही थोड़ा आपको राहत मिलेगी। नंबर 2, नहीं, सुधाकर जी, मैं यहाँ पर सर आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि मार्च तक मार्केट टाइट रहेगा। आसान भाषा में कहें तो आप ये कह रहे हैं कि मार्च तक दाम ऊपर रहेंगे। अगर दाम ऊपर रहेंगे तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो ताजा भाव अभी इस वक्त हम देख पा रहे हैं, क्या यहां से दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे या कम बढ़ेंगे? प्राइस को लेकर के एग्जैक्टली आपका आउटलुक क्या है मार्च तक के लिए? करेक्ट। तो बहुत ज्यादा बढ़ने का उम्मीद भी नहीं है और चांस भी नहीं है। अगेन फॉर द सेम रीजंस। ओके। एट दिस प्राइसेस इन इंटरनेशनल पाम ऑयल प्राइसेस जो है ना, आगे का रेट्स कम है। जैसे अच्छा। $40-50 मार्च अप्रैल में कम में मिल जाएगा। ठीक है। और इस लेवल में पाम के प्लांटेशन वाले भी हेज करना चालू कर देंगे। नंबर 3, इंडिया का मस्टर्ड मैंने बताया कि डिले है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रॉप तो है ही है। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा क्रॉप नहीं है, लेकिन 80 लाख टन तो मानते ही है। अच्छा। तो ये फरवरी एंड मार्च में अराइवल चालू हो जाएंगे मस्टर्ड का। और जो इंपोर्ट का सप्लाई चेन है, जो फरवरी में कम इंपोर्ट होने वाला है, ये फिर मार्च में 7-8 लाख, 60 लाख टन, 6.5 लाख टन पाम भी आ जाएगा। ओके। सोया इंपोर्ट जो मैंने कम बताया वो भी 2.5-3 लाख टन आ जाएगा मार्च में। तो मेरे ख्याल से यहाँ अभी 4% का तेजी हमने देखा है कंपेयर टू लेट्स से 3 वीक्स बैक। ज्यादा से ज्यादा और एक 3-4% बढ़ सकता है मार्च में। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आएगा आगे जाके। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से
3 से 4% की तेजी और देख सकती है ऑयल कॉम्प्लेक्स में, और उसके बाद दाम कुछ कम होंगे। तो मतलब ये कि करंट रेट पर या ताज़ा भाव से अगर आप लेवल बताना चाहें, अगर मैं आपसे सोया तेल के बारे में पूछूं, 1130 के आसपास है सोया तेल का भाव जो करंट कॉन्ट्रैक्ट का है, या अगले कॉन्ट्रैक्ट को आप देख लें तो 1125-26 के आसपास है, तो क्या 1200 के ऊपर का भाव आप देख रहे हैं क्या? नहीं, उतना नहीं है। आपने लास्ट टाइम भी पूछा था कि जब सोयाबीन ऑयल $1060 था, क्या 1100 हो जाएगा क्या? तो वो हो गया मेरे ख्याल से। तो यहाँ से और एक $30-40 का ज्यादा स्कोप है। पाम मेरे ख्याल से टॉप अप हो गया है, $1015 हो गया है। सर डॉलर नहीं, रुपये में बताइए सुधाकर जी, रुपये में बताइए सर। हाँ, रुपीस में सबसे ज्यादा तेजी में एमसीएक्स में आया है, क्योंकि एक बार अभी 991 चल रहा है ना, तो 7% सबसे ज्यादा एमसीएक्स सीपीयू में आया है। तो यहाँ थोड़ा रुक जाएगा, क्योंकि सर मैं वही जानना चाह रहा हूँ सुधाकर जी, जो कि आप मार्केट के एक्सपर्ट हैं, आप बहुत डिटेल में समझते हैं बाजार की बारीकियों को। क्या सोया तेल का भाव आप कह रहे हैं कि 1200 नहीं, तो क्या 1175, 70, क्या लेवल आप क्या देख रहे हैं रुपी टर्म में सोया तेल का? हाँ, 112 है ना? क्या बोले आपने? 1100? मैं कह रहा हूँ सोया तेल का भाव 1130 के आसपास है, आपके हिसाब से क्या 1170, 1175 तक भाव जा सकता है? हाँ, 50 तक जा सकता है, 1150 तक जा सकता है। क्योंकि क्यों? इसीलिए क्योंकि सोया लिमिट हो जाएगा, मस्टर्ड का अरेवल जैसे आ जाएगा ना, ठीक है, तो सोया का अपसाइड कैप इतना ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि वो रुक जाएगा वहाँ। तो बहुत ज्यादा तेजी सोया ऑयल में नहीं है, पाम में भी नहीं है क्योंकि आगे का माल सस्ता मिल रहा है, ठीक है। मस्टर्ड में भी नहीं है क्योंकि मस्टर्ड में अराइवल चालू होने वाला है जी। तो ये एक मुकम्मल राय ऑयल कॉम्प्लेक्स के ऊपर। बहुत शुक्रिया सुधाकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में बताने के लिए कि एडिबल ऑयल का प्राइस आगे क्या रहने वाला है। तो आपने साफ तौर पर फंडामेंटल का जिक्र किया और आपने बताया कि 4 से 5% तक दाम अभी और बढ़ सकते हैं, उसके बाद कीमतें स्थिर होंगी, और जब सप्लाई बढ़ेगी तो दाम कुछ कम भी होंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सोया तेल के बाद अब हम बात करते हैं गोल्ड की, और गोल्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो गोल्ड का मार्केट तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, और अभी गोल्ड में 250 रुपए की मजबूती है। चांदी का भाव इस वक्त 300 रुपए ऊपर है, हालांकि हायर लेवल से नीचे आया है चांदी का भाव। हमारे साथ 3 एक्सपर्ट हैं, राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के, तरुण सत्संगी हैं, और साथ ही हमारे साथ सचिन गुप्ता हैं चॉइस ब्रोकिंग के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। तरुण जी बताएं, गोल्ड आज शाम के कारोबार में क्या और बढ़ेगा, खरीदना चाहिए अभी? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। सर्टेनली जिस तरीके से हमने देखा है डॉलर इंडेक्स में वीकनेस आया है, कहीं ना कहीं डॉलर से ही काफी ज्यादा कोरिलेटेड मूव देखने को मिल रहा है गोल्ड के अंदर। अगर डॉलर इंडेक्स फर्दर वीक होता है तो सर्टेनली इसमें तेजी देखने को मिलेगी। अगर आज स्पेसिफिकली इवनिंग की बात करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है 47,950 के नीचे जब तक स्लिप नहीं करेगा 48,000, 48,030 के आसपास बाय करना चाहिए। हो सकता है इवनिंग सेशन में 48,350 तक हायर साइड पर देखने को मिले। अच्छा, तो ये रहा आपकी गोल्ड पर। राजीव जी आप क्या कहेंगे सर? अभी 48,085 का लेवल है, क्या किया जाए गोल्ड में आज शाम के लिए, अगले 6 घंटे के लिए? मृत्युंजय जी, ट्रस्ट लाइन की तरफ से भी बाय का ही इसमें आज का सेशन लगता है शाम का। 48,050 के आसपास खरीदारी बनती है, 47,900 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 48,250 से 48,300 तक की अपमूव देखने को मिल सकती है। ठीक है। सचिन जी, चांदी पर आपका कमेंट क्या होगा? करीब 250 रुपए की मजबूती है, आज के लिए चांदी में क्या ट्रेड लेना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, गोल्ड के साथ साथ चांदी के अंदर भी एक अच्छी तेजी का रुख देखने को मिला है। इवन चांदी जो है वो आउट परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है गोल्ड के कंपैरिजन में। तो आज के ट्रेड जो है वो बाइंग साइड में ही रहेगा, लेकिन करीब बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। करीब 70,000, 70,100 के आसपास अगर चांदी मिलती है तो वहां से बाय पोजीशंस लेना चाहिए। 69,700 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। अप साइड में हमें लगता है 70,800 और 71,000 रुपए तक के लेवल्स आज इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा चांदी पर। लेकिन चूंकि हम गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहे हैं तो गोल्ड से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है। गोल्ड एक्सपोर्ट एक्सचेंज बनाने की कवायद तेज हो गई है, और क्या खबर है ये डिटेल बताने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश, पहला तो ये कि बजट में ये कहा गया था कि गोल्ड जो एक्सचेंज है उसका रेगुलेटर से भी होगा, और इसको लेकर के अब अलग अलग संकेत लोग निकाल रहे हैं, अलग अलग मायने निकाल रहे हैं कि क्या स्पॉट एक्सचेंज को लेकर बातचीत हो रही है,
क्या इंटरनेशनल एक्सचेंज को लेकर बातचीत हो रही है? जो भी बातचीत हो रही है, लेकिन इसको लेकर के ग्राउंड रियलिटी क्या है, कामकाज कितना आगे बढ़ रहा है, क्या तेज हो रहा है? बिल्कुल, जैसा कि बजट के बाद जो सेबी की मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग, उसमें बजट से जुड़े ऐलानों को लेकर चर्चा होती है। तो इस बार चूंकि बजट में ये कहा गया कि गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज का जो रेगुलेटर है वो सेबी होगा, तो चूंकि इसको लेकर पहले काफ़ी सारा काम किया जा चुका है कि इसका कैसे क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज की, तो इसको लेकर के जो सेबी की बोर्ड मीटिंग 17 फरवरी को है, वहाँ पर ये चर्चा की जा सकती है कि आखिर इसको ऑपरेशनलाइज कैसे किया जाए। क्या किसी नए सेपरेटली गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज को अलग से बनाने की जरूरत है? अच्छा। या जो मौजूदा जो एक्सचेंज हैं, जहां पर फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है, अच्छा, या जो दूसरे एक्सचेंजेस हैं, क्या इनकी ही मौजूदा व्यवस्था में इस तरह से नियम बनाए जाएं कि वहां भी स्पॉट की ट्रेडिंग हो सके? क्योंकि अगर आप पूरे तरीके से नए सिरे से सारा काम करने जाएंगे तो मुमकिन है कि इसमें बहुत ज्यादा वक्त भी लग जाए, क्योंकि सेटअप है एक तरह का, आपको बस इसके हिसाब से नियम बदल करके शुरू करना है। अच्छा, लेकिन तो अगर ब्रजेश जी एक चीज और बताएं, अगर मान लीजिए कि एक्सचेंज बनता है, स्पॉट का एक्सचेंज, तो उसकी रूपरेखा कैसी होगी, कामकाज का तरीका क्या होगा, क्या डिजाइन क्या होगा? बिल्कुल, जैसा समझा जा रहा है और जो पुरानी नीति आयोग की सिफारिशें, नीति आयोग के सदस्य की जो सिफारिशें भी थी उसको समझें, और जो इंडस्ट्री के लोग से बातचीत करके जो बात समझ में आती है, इसमें इस तरह से होगा कि जिस तरह से हम शेयर खरीदते हैं इक्विटी में, जिस तरह से हम शेयर खरीदते हैं उसी तरह से हम सोना भी खरीद पाएंगे। अच्छा। लेकिन इसमें रोल जो है वो बहुत सारे अलग अलग जो चीज वो हैं, इसके फैक्ट अलग अलग जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका रोल होगा। जैसे ज्वेलर्स बायर भी हो सकते हैं इस एक्सचेंज में, इसके अलावा अगर वो नेटवर्थ का क्राइटेरिया जो भी सुझाया जाएगा उसको फिलफिल करेंगे तो वो ब्रोकर भी बन सकते हैं। इसी तरह से बैंकों की जो भूमिका है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वो फाइनेंसिंग भी करेंगे, और बहुत बार बैंक ऐसा भी देखा जाता है कि वो गोल्ड के इंपोर्टर भी होते हैं, तो वो भी होंगे। जो रिफाइनर हैं, रिफाइनर के लिए जो इंडियन स्टैंडर्ड हो या ग्लोबल स्टैंडर्ड हो उसके हिसाब से जो फुलफिल कर पाएंगे, तो रिफाइनर को भी यहाँ पर लाकर जोड़ा जाएगा। यानी जो सप्लायर साइड है और जो बायर साइड है, दोनों साइड को ला करके जोड़ा जाएगा। और ये यहाँ इंपॉर्टेंट होगा कि कॉन्ट्रैक्ट का साइज़ क्या रखा जाता है, क्योंकि अगर आप बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट के साइज़ रखेंगे तो मुमकिन है कि जो छोटे खरीदार हैं वो शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाएँ। तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट का साइज़ है वो बड़ा भी रखना पड़ सकता है, छोटा भी रखना पड़ सकता है, क्योंकि तभी जो है आप बड़े छोटे सारे प्लेयर्स को लेकर के एक साथ आ पाएंगे। और इसकी सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये होगा कि गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज जब ऑपरेशनलाइज होगा, तो चूंकि भारत जो है सिग्निफिकेंट बायर है दुनिया में गोल्ड का, तो यहाँ से जो कीमतें तय होंगी वो मुमकिन है कि पूरी दुनिया को एक बड़ा संकेत दें कि सोने का भाव क्या होना चाहिए। जी, बात करते हैं क्रूड की, और क्रूड की पूरी तेजी अब गायब हो गई है। मार्केट ने आज हाई लगाया था 4278 का, और इस वक्त मार्केट ट्रेड कर रहा है 4232 पे। तो अब महज 1 रुपए की तेजी रह गई है। क्रूड पर क्या व्यू है आपका तरुण जी? आई थिंक अभी भी जो मार्केट में हमने रिसेंट मूव देखा 3900 से वन साइड 4280 एक मेयर प्रॉफिट बुकिंग है। अदरवाइज देखिए अभी मार्केट का जो सप्लाई है मिड ऑफ दिस ईयर में वो टाइट सिचुएशन हो जाएगा। सऊदी अरबिया ने फिर से अनाउंस किया है मार्च में वो अपना प्रोडक्शन फर्दर कट करेंगे, अपार्ट फ्रॉम रनिंग जो उनका आउटपुट कट चल रहा है ओपेक प्लस कंट्रीज के साथ। सो सर्टेनली आई थिंक साइमल्टेनियसली डॉलर इंडेक्स का वीकनेस हो गया। यूएस के अंदर हमने देखा है कि रिस्ट्रिक्शंस फिर से ईज हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली काफी पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। मुझे ऐसा लगता है अगर डिप्स के चलते 4150 4170 आता है फिर से बाय करना चाहिए। 4100 के नीचे जब तक ये क्लोज नहीं देगा इस काउंटर में हम बुलिश रहेंगे। एंड वंस अगेन मुझे ऐसा लगता है 4330 के आसपास प्राइस आने चाहिए। ओके, ठीक है। आपका व्यू सचिन जी, मेटल मार्केट के ऊपर क्या है? बेस मेटल में आज शाम के लिए किस तरह का ट्रेड लिया जाए? ये बेस मेटल्स के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम आज इंट्राडे के ट्रेडिंग सेशंस में लग रहा है। ऑल्दो सुबह से मार्केट थोड़ा सा एक दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, बट बेस मेटल्स का टॉपिक देखा जाए तो हमें लगता है निकल एक ऐसा काउंटर है जिसके अंदर एक अच्छा स्पर्ट आज इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल बाइंग की पोजीशन ही इनिशिएट करना चाहिए। इवन करंट लेवल से भी बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस रहेगा 1329 1329 रुपए का, और अपसाइड में 1350 रुपए तक के टारगेट निकल में रहेगी। ओके, राजीव जी आपकी टॉपिक क्या है मेटल में? हाँ मृत्युंजय जी, हमें भी निकिल में ही तेजी लगती है। हमें लगता है निकिल एक अच्छा काउंटर है जिसमें
बढ़त बढ़ सकती है। और अगर आज 1345 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो एक फ्रेश जोन में क्लोज करेगा, और उसके रहते हुए मुझे लगता है कि आगे भी 20-25 रुपए की और तेजी दिख सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, सचिन जी आपका, तरुण जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।